नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आकोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रकाश ITI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए देखते हैं आज की तीसरी क्लास सेकेंड ईयर वालों के लिए अल्टरनेटिव की शॉर्ट ट्रिप चल रही है। आपको अभी क्रेज कोर्स के हिसाब से यानी कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उन विद्यार्थियों के लिए, उन दोस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो देखते हैं आज की तीसरी क्लास में। सेकंड क्लास के अंदर मैंने बताया था अल्टरनेटर का वर्गीकरण। अल्टरनेटर का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 5 आधार पर। कितने आधार पर? 5 आधार पर। सबसे पहला है कि अल्टरनेटर को उत्तेजना प्रणाली यानी उत्तेजना प्रणाली के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला सउत्तेजित यानी कि उसके अंदर स्वयं का सेल्फ स्टार्ट होना। क्या? स्वयं का सेल्फ स्टार्ट होना। स्वयं का सेल्फ स्टार्ट कब होगा? जब वाइंडिंग के अंदर चुंबक तत्व मौजूद होंगे। क्या होंगे? वाइंडिंग के अंदर चुंबक तत्व मौजूद होंगे तो वह सेल्फ स्टार्ट होगा। अगला है परतक उत्तेजित। उसके अंदर क्या होता है कि वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए अलग से स्रोत की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार के अल्टरनेटर के अंदर वाइंडिंग में चुंबक तत्व विद्यमान नहीं होते हैं, तो वह स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होते। उन्हें सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए अलग से DC स्रोत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अलग से स्रोत की आवश्यकता होती है। अगला है पोल के आधार पर। पोल के आधार पर अल्टरनेटर 2 प्रकार के होते हैं, या घूमने के आधार पर 2 प्रकार के। एक तो बेलनाकार रोटर और एक सैलिएंट पोल रोटर। यानी पोलों के आधार पर भी 2 प्रकार की होगी, एक तो बेलनाकार और एक सैलिएंट पोल। सैलिएंट पोल के अंदर पोलों की संख्या प्राय 6 से 40 रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 6 से 40। और बेलनाकार में पोलों की संख्या 2 से 8 होती है। कितनी होती है? 2 से 8 होती है। यानी कि लाइट गई है तो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, पोलों के आधार पर होते थे। और अगला है इसके अंदर, अगला फेज के आधार पर। फेज के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल फेज होता है, एक 3 फेज होता है। सिंगल फेज अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है इमरजेंसी लाइटिंग में, और 3 फेज का उपयोग किया जाता है विद्युत उपकरणों में, अन्य औद्योगिक कार्यों के अंदर किया जाता है। और 3 फेज अल्टरनेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग 120 डिग्री के फेज अंतर पर स्थापित की जाती है। और इस अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है? एक दोष उत्पन्न होता है, वह दोष कहलाता है हीटिंग। ये किसके कारण होता है? फेज स्विंगिंग के कारण ये दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि लोड का कम और ज़्यादा होना ही क्या होता है? लोड का कम ज़्यादा होना तो उसकी रोटर पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी रोटर में डगमगाहट उत्पन्न होता है, वह दोष कहलाता है हीटिंग या फेजिंग दोष। इस दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। और एक था प्राइमोर के आधार पर। प्राइमोर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे डीजल इंजन और हाइड्रो टर्बाइन और स्टीम टर्बाइन, डीजल टर्बाइन आदि। इसी प्रकार से देखते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर समझ में नहीं आता है तो कल की क्लास को उठा के देख लेना, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि आज क्लास लेट हो चुकी, इसलिए क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो अब आइए देखते हैं अल्टरनेटर का जो फेज क्रम होता है। अल्टरनेटर का फेज क्रम कितने प्रकार से होता है? अल्टरनेटर का फेज क्रम होता है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। RYB का मतलब होता है, R का मतलब रेड, येलो और ब्लू, यानी कि तीनों फेज है। क्या है यहाँ पर? फेज। अगर तार को कलर अकॉर्डिंग देखते हैं अपन, 3 सिरे होंगे, फेज के सिरे होंगे RYB, यानी कि R का मतलब रेड हो गया, Y का मतलब येलो और B का मतलब ब्लू। और यदि कलर कोड के हिसाब से अर्थिंग के तार को देखते हैं अपन, अर्थिंग का तार होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का, यानी हरे रंग वाला जो भी तार नजर आता है आपको वायरिंग के अंदर, वो होता है अर्थिंग का तार। यदि ब्लैक तार नजर आता है आपको, बीच से 2 वर्ड बनते हैं, एक तो ब्लू और ब्लैक। क्या? ब्लू और ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है न्यूट्रल। क्या? न्यूट्रल वायर का हमेशा रंग होता है, कलर कोड होता है ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। तो ये तारों के कलर कोड थे। इस आधार पर
फेज क्रम भी किस आधार पर होंगे, आर वाई बी के आधार पर। किसके, अल्टरनेटर का फेज क्रम होता है आर वाई बी। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अल्टरनेटर का फेज क्रम होता है आर वाई बी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देगा आपको वाई बी आर, ऑप्शन सी देगा आपको बी वाई आर। इस प्रकार से अन्य ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो सबसे सटीकता आंसर क्या होगा, आर वाई बी। क्या होगा, आर वाई बी। अब अल्टरनेटर का जो पिच फैक्टर का मान होता है, पिच फैक्टर का मान क्या होता है, पिच फैक्टर का मान अधिकतम मान कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। अल्टरनेटर का जो फुल पिच कॉइल के दोनों साइडों के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है। क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि अल्टरनेटर के फुल पिच कॉइल के दोनों साइडों के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है, 120 डिग्री का। अगर शॉर्ट, ये तो फुल की बात थी, फुल पिच कॉइल के मध्य यानी दोनों साइडों के बीच का कितने डिग्री का अंतर होता है, 120 डिग्री का। यदि फुल की जगह शॉर्ट दे दे आपको, यानी कि शॉर्ट पिच कॉइल के दोनों साइडों के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है, 180 डिग्री से कम। कितना होता है, 180 डिग्री से कम। यदि अल्टरनेटर के फुल पिच कॉइल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, विद्युत वाहक बल यानी ई का मतलब क्या होगा, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे E1 प्लस E2 के द्वारा। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, E1 प्लस E2 के द्वारा। अल्टरनेटर का फुल पिच कॉइल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है E बराबर E1 प्लस E2 के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, E1 प्लस E2 के द्वारा। अल्टरनेटर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में इकाई का मान होता है, कितना होता है, 1 से कम। कितना होता है, 1 से कम। यह डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता क्या है, यानी कि वह गुण जिसके द्वारा विद्युत वाहक बल को गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है, वह क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसी प्रकार से क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं अपन और देखते हैं अल्टरनेटर की सतियाँ कितने प्रकार की होगी। कोई भी अल्टरनेटर होगा या घूमने वाली मशीन होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ या लोड कम होगा या ज़्यादा होगा तो उसके अंदर सतियाँ विद्यमान होती है। क्या होती है, सतियाँ होती है। यदि कोई भी कार्य करते हैं अपन तो उसके अंदर कोई भी मशीन होती है, उसके अंदर हानि तो होगी, ऐसा नहीं कि 100% सही हो, कुछ ना कुछ हानि जरूर होती है। यदि आप धारा को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो उस धारा के मान में भी रुकावट, बाधा उत्पन्न होती है या प्रतिरोध होता है, जो भी होता है, तो धारा का वैल्यू मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसी प्रकार जैसे अल्टरनेटर होगा, अल्टरनेटर के अंदर कितने प्रकार की सतियाँ होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की सतियाँ होती है, 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कैसे होगी, एक तो होगी ताम्र सती। क्या होगी, ताम्र सती, जो जो जिस भाग पर वाइंडिंग की जाती है उसके अंदर तांबे से बनी वाइंडिंग होती है, यानी वाइंडिंग किसकी बनी होती है, तांबे की होगी, तो सती भी कौन सी होगी, ताम्र सती। यदि आपका रोटर बॉडी स्टेटर ये किस धातु के बने होते हैं, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के, यानी लोहे की गिनती में आते हैं तो इन्हें बोलते हैं लोह सती। क्या, लोह सती। यानी बेरिंग होगा आपका, बेरिंग भी किस में आते हैं, लोहे में, यानी कुछ ना कुछ घर्षण तो होगा, घर्षण के कारण जो हानि होती है वही क्या कहलाती है, लोह हानि। किस में आएंगे, लोह हानि। अब लोह हानि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है हिस्टेरिक क्षति, एक दूसरी होती है एडी करंट क्षति। एडी करंट क्षति और हिस्टेरिक क्षति में अंतर देखते हैं और तांबे वाले में भी अंतर देखते हैं। इसके बाद आती है तीसरी क्षति, होती है आपकी तीसरी क्षति यांत्रिक क्षति। यांत्रिक क्षति यानी घर्षण के कारण जो क्षतियाँ होती है वही क्या कहलाती है, यांत्रिक क्षति। क्या कहलाती है, यांत्रिक क्षति। तो स्टार्ट करते हैं अपन अल्टरनेटर की क्षतियाँ। क्या, अल्टरनेटर की क्षतियाँ। अल्टरनेटर की क्षति।
अल्टरनेटर की सती कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले ताम्र सती। क्या? ताम्र सती। ताम्र सती कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो स्टेटर फील्ड पर जो सती होती है स्टेटर फील्ड सती बोलते हैं। एक होती है रोटर सती, यानी रोटर पर जो सती होती है, रोटर पर भी सती होती है, स्टेटर फील्ड सती। फील्ड सती, स्टेटर फील्ड सती होती है एक तो। एक होती है रोटर सती। दो प्रकार की ताम्र सती कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। जो स्टेटर भाग पर जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उस फील्ड वाइंडिंग में यानी प्रतिरोध के कारण जो क्षति होती है या कुछ भी होता है, तो फील्ड वाइंडिंग में जो क्षति होती है, जो हानि होती है, वही क्या कहलाती है? स्टेटर फील्ड क्षति। स्टेटर फील्ड क्षति किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? जो ताम्र हानि किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? ताम्र हानि की बात करूंगा मैं केवल, तो I2R के द्वारा ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? I2R के द्वारा ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपको एस नजर आ रहा है। एस किसके लिए? केवल स्टेटर के लिए। क्या? स्टेटर के लिए। इसी प्रकार से जो ताम्र क्षति किस पर हो रही है भी? स्टेटर फील्ड क्षति पे। तो स्टेटर की जो क्षति निकालेंगे अपन I2S इंटू RS, यानी कि स्टेटर की जो क्षति ज्ञात करेंगे उसके लिए एस यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, और रोटर के लिए R। रोटर के लिए क्या यूज में लिया गया यहाँ पर? R। बाकी फॉर्मूला वह का वही है जो ताम्र क्षति में यूज में लेंगे, वही फॉर्मूला काम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी रोटर पर जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग की क्षति को निकालना अपन को। किसकी क्षति को निकालना? अगली क्षति आपकी लोह क्षति। लोह क्षति। लोह क्षति भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है आपकी एडी करंट क्षति। एक होती है आपकी हिस्टेरिस। एडी करंट क्षति को निमी भाषा के अंदर बोलते हैं भंवर धारा क्षति। क्या बोलते हैं? भंवर धारा क्षति। भंवर धारा क्षति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है WE बराबर BM स्क्वायर। WE बराबर BM स्क्वायर इंटू F स्क्वायर T स्क्वायर। एडी करंट क्षति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है WE बराबर BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। इसी प्रकार जो आपकी स्टेरिक क्षति होती है, स्टेरिक क्षति को निमी भाषा में बोलते हैं शैथिल्य क्षति। कौन क्षति बोलते हैं? शैथिल्य क्षति। शैथिल्य क्षति को ज्ञात करते हैं WH के द्वारा। किसके द्वारा? WH के द्वारा, यानी WH बराबर नीटा BM 1.6 F V²। किसके द्वारा ज्ञात करते हैं स्टेरिक क्षति को? WH बराबर नीटा BM 1.6 F इंटू V²। यह आपकी लो क्षति हो गई। अल्टरनेटिव की क्षतियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अभी कितने प्रकार की बताई मैंने? 2 प्रकार की। एक तो ताम्र क्षति। ताम्र क्षति को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? I2R के द्वारा। किसके द्वारा? I2R के द्वारा। यानी अल्टरनेटिव के अंदर जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग किसकी बनी होती है? कॉपर की। किसकी बनी होती है? कॉपर की। कॉपर क्षति को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है I2R। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि
ताम्र शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है I²R। यदि अल्टरनेटर की बात करें, अल्टरनेटर की जो शक्ति निकलवाता है आपको स्टेटर शक्ति निकालनी है तो I²S × RS के द्वारा ज्ञात करेंगे। और इसी प्रकार रोटरी की शक्ति I² के द्वारा ज्ञात करेंगे अपन। इसी प्रकार लोह शक्ति यानी जो लोहे का भाग होगा उस पर लोह शक्ति होती है। लोह शक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है एडी करंट शक्ति, एडी करंट शक्ति, एक होती है हिस्टेरिस शक्ति। एडी करंट शक्ति यानी कि बार बार चुंबकित विचुंबकित होने से जो धारा की हानि होती है वही क्या कहलाती है? एडी करंट शक्ति। यानी एडी करंट शक्ति को ज्ञात करते हैं WE। एडी करंट शक्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? WE के द्वारा। यानी WE बराबर BM² × F² × T²। इसी प्रकार हिस्टेरिस शक्ति होती है। हिस्टेरिस शक्ति को नीमी भाषा में बोला जाता है शेतिल्य शक्ति। क्या बोला जाता है? शेतिल्य शक्ति। शेतिल्य शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है WH बराबर नीटा BM × 1.6 × F² V। अब अगली शक्ति आती है आपकी यांत्रिक शक्ति। यांत्रिक शक्ति होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है स्थिर शक्ति, दूसरी होती है नियत शक्ति और तीसरी होती है स्थिर शक्ति। उसके बाद में स्थिर शक्ति में गणना आती है। स्थिर शक्ति के अंदर लोह शक्ति प्लस यांत्रिक शक्ति दोनों शक्तियों को मिलाकर स्थिर शक्ति बनाई जाती है। क्या? स्थिर शक्ति। और उसके बाद में जो नियत शक्ति होती है, नियत शक्ति यानी लोह शक्ति प्लस में यांत्रिक शक्ति प्लस फील्ड शक्ति, ये तीनों शक्तियों को किस में गणना की जाती है? नियत शक्ति के अंदर। यानी और होती है एक अस्थिर शक्ति। यानी अस्थिर शक्ति कब होगी? लो यानी स्टेटर फील्ड और रोटरी फील्ड। यानी आप मोटर को स्टार्ट करेंगे, जो करंट फ्लो होगा उसके अंदर कॉपर वाइंडिंग में जो लॉस होगा वो किस में ज्ञात किया जाता है? अस्थिर शक्ति के अंदर। यानी अस्थिर शक्ति के अंदर दोनों को ज्ञात किया जाता है। जबकि नियत शक्तियाँ कौन कौन सी होती है? नियत शक्तियाँ होती है एक तो स्थिर शक्ति और एक होती है एक तो होती है लोह शक्ति प्लस एक होती है यांत्रिक शक्ति और तीसरी होती है फील्ड शक्ति। अब टोटल लॉस कैसे ज्ञात करते हैं? टोटल लॉस ज्ञात करते हैं अपन नियत शक्ति प्लस अस्थिर शक्ति। ये अल्टरनेटर की तीनों शक्तियाँ होती है और अगली क्लास कल लेंगे। धन्यवाद।